आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। आपको बताते चले कि शनिवार को बारामूला में हुए एनकाउंटर में 3 आतंकियों को ढेर करने के बाद आज फिर से सुरक्षा बलों की पुंछ जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि मेढर के जंगल में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद लगातार मुठभेड़ स्थल पर अतिरिक्त जवानों की जो तैनाती है उसे भी बढ़ा दिया गया है। यह मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। आतंकवादियों के मौजूद होने की सूचना मिलने के बाद पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई और जिसके बाद तलाशी अभियान को भी शुरू कर दिया गया और इसी दौरान आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग हुई और जिसका सुरक्षा बलों ने जवाब दिया। तो वहीं आपको बताते चले मामले पर अधिकारी के अनुसार दी गई जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस और सेना के जवानों ने शनिवार की शाम को पठान तीर इलाके में एक संयुक्त तलाशी अभियान को शुरू किया था और जिसके बाद अभियान के दौरान इलाके में छिपे संदिग्ध आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलाबारी की और जिसके बाद मुठभेड़ को शुरू कर दिया गया। लगातार जम्मू कश्मीर में इस समय पुंछ जिले में मुठभेड़ जारी है और जिसको लेकर सुरक्षा बलों की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार इस घटना पर अपनी नजर जो है वो बनाए हुए हैं और साथ ही साथ लगातार जिस तरीके से मुठभेड़ जारी है इसमें आतंकियों के छिपे होने की, जिसमें कि आपको बता दें कि घाटी में तकरीबन 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है और जिसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। सर्च ऑपरेशन के चलते जो सुरक्षा बल है उनके द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिसमें ड्रोन की मदद से भी जो इलाके पर पूरे तरीके से निगरानी रखी जा रही है। आपको बताते चले बीते कल बारामूला में 3 आतंकवादियों का एनकाउंटर कर दिया गया था और जिसके बाद आज सुबह से ही पुंछ जिले में भी जो फायरिंग की आवाजें हैं वो आना शुरू हो गई थी, जिसके बाद घाटी में अभी भी पूरे तरीके से मुठभेड़ जारी है और जिसमें सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ जारी है और जिसमें दोनों ओर से लगातार जो गोली की आवाजें हैं वो इलाके में सुनाई दे रही है। जिसके बाद आपको बताते चले कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के द्वारा पूरी मुस्तैदी के साथ हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको बारामूला में जिन आतंकवादियों का एनकाउंटर किया गया उनके द्वारा उनके पास से जो सामान बरामद हुआ है उसके दिखा रहे हैं, जिसपे कि आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में गोला बारूद को वहां से बरामद किया गया है और जिसके बाद लगातार आज सुबह से ही पुंछ जिले में भी जम्मू कश्मीर के पुंछ में घाटी में लगातार सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादियों की घुसपैठ शुरू हो गई है। Jammu and Kashmir Police, the SOG and the SSB were mobilized at 20 to 15 hours. Then our parties and columns were in the process of establishing the cordon. Terrorists hiding inside a disused building fired on our columns at approximately 23:15 hours. As per standard operating procedures, the fire was recovered effectively. The cordon was tightened and additional reinforcements were conducted. The terrorists continued to bring down incessant heavy fire upon our troops throughout the night, which was effectively countered. The operation continued into the morning when our troops, in a very professional manner, engaged the terrorists and neutralized them without causing any collateral damage to civilian life or property. In this operation, a total of 3 hardcore terrorists were neutralized and a large quantity of warlike stores were recovered. The identity of the 3 terrorists is yet to be ascertained. Keeping in mind
the forthcoming sensitive events of the Union Territory, this operation assumes significant importance and is a notable success for our security forces and a major disruption for Pakistan's nefarious designs in the Kashmir Valley. Here I would like to assure everyone that the Chinnar Corps and the Kilo Force, in coordination with all security forces, continues to remain committed to maintaining peace in the area and to ensure that daily routine activities are conducted in a peaceful manner. तो जिस तरीके से आपने सुना है कि सुरक्षा बलों के द्वारा जिस तरीके से लगातार इस समय पुंछ जिले में अपने निगरानी बनाई हुई है, उसमें आपको बताते चले कि मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है और जिसमें इलाके में गोलीबारी की जो आवाजें हैं वो आमतौर पर सुनी जा रही हैं और जिसमें कि आपको बताते चले कि वहां पर रहने वाले लोगों को भी पूरे तरीके से अलर्ट कर दिया गया है और कई जगहों को खाली करने के भी आदेश जो है वो दे दिए गए थे, क्योंकि जिस तरीके से आतंकवादियों के द्वारा घुसपैठ की आशंका जो है वो जताई गई थी और जिसमें कि अभी तक 2 से 3 आतंकवादियों के घाटी में छिपे होने की बात कही जा रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जम्मू से अजहर हुसैन संवाददाता जुड़ गए हैं। तो अजहर, जिस तरीके से लगातार अभी भी घाटी में मुठभेड़ जारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, पूरी घाटी की अगर बात करें, लगातार जिस तरीके से सियासी पारा लगातार चल रहा है, हमने देखा कि लगातार कई एक फिरूक से जिस तरीके से जो सियासी हलचल मची हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में, चूंकि इलेक्शन होने जा रहे हैं और इसी के पेश नजर हमने देखा कल और परसों जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहे हैं लगातार उधमपुर में और उससे पहले साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर में जितने भी इनकाउंटर हो रहे हैं, तो इसी हवाले से हालांकि कल जो इनकाउंटर पेश आया था नॉर्थ कश्मीर में, उसके बाद में जो प्रेस वार्ता दी गई तो जिसमें जो 3 मिलिटेंट है जो कि लोकल बताए जाते थे, जिनकी शिनाख्त भी हो गई बाद में, उनको हलाक कर दिया गया और उनके तहवील में काफी मात्रा में एमिनेशन भी रिकवर किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन एक तरफ से यहाँ पे चुनाव और दूसरी तरफ से इस तरीके की घटना पेश आना ये सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, चूंकि हम देख रहे हैं कि रिसेंटली जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा हुई थी यहाँ पे और उसके बाद में जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्स ने काफी मुस्तकिमी से यहाँ पे काम किए थे और उसको लेके अभी चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी बड़ा चैलेंज है इस इलेक्शन को पूरा ऐसा तरीके में अंजाम देने के लिए। लेकिन हाल ही में जो पहला मरहला स्टार्ट होने जा रहा है कि 18 सितंबर को जो पहला चुनाव होने जा रहा है, जो साउथ कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान में जो चुनाव होने जा रहा है, तो इसको लेके भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस काफी अलर्ट है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को धमकियां भी मिली थी कि इस बार जो है चुनाव में वो एक बड़ी घटना को पेश करेंगे, लेकिन इस हवाले से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो इंतजाम है वो कहीं ना कहीं जो है काबिल तारीफ है। लेकिन दूसरी जानिब से हम बात करेंगे सियासी हलचल के हवाले से, कहीं ना कहीं जो पूरे जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल और पारा जो है काफी हद तक बढ़ चुका है, क्योंकि हमने देखा कि रिसेंटली जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे, जिसमें लोगों ने काफी जो है दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि आपको बता दूं कि 2019 के बाद में जब आर्टिकल 370 की मनसूखी हुई थी, तो उसके बाद में अभी चुनाव शुरू होने जा रहा है। कि लास्ट चुनाव जो यहाँ पे हुआ था, असेंबली इलेक्शन हुआ था, वो 2014 में हुआ था। तकरीबन 10 साल के बाद ये चुनाव फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों के अलावा जो भी इसमें कैंडिडेट्स है वो मैदान में है और उनको खुशी की लहर यहाँ पे दौड़ गई है। इस हवाले से हम ग्राउंड जीरो पे हैं, हमने हर एक क्षेत्र से बात की, यहाँ पे भी हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हैं, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कुछ युवा जुड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ एडवोकेट जमान साहब जुड़े हैं। जमान साहब, ये बता दीजिए कि क्या सोच के आपने अभी चुनाव में, चूंकि आप जिले कुलगाम के साउथ कश्मीर जो काफी बॉयल माना जाता था 2019 से पहले या 2016 से पहले, जो काफी माना जाता था, और उसके बाद में चूंकि आपका जो बाय प्रोफेशनल आप वकील थे और वकील के बाद में आप इस चुनावी हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या जान के आपने इसमें हिस्सा लिया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। आपने कहा क्या सोच के, ये सोच के कि यूथ जहाँ पे एक नींव होती है अवाम की, तो इस नींव को मजबूत करना है ताकि अवाम, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे मसले हल हो सके और यूथ ही मसले हल कर सकता है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चूंकि काफी बड़े मुद्दे हैं, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की बात करें, काफी सारे मुद्दों को वो उबार रहे हैं। मसले कश्मीर, आर्टिकल 370 स्टेटहुड को वापस लाने की बात, या बिजली या पानी के हवाले, आप क्या जान के और क्या
क्या मोटिव रहेगा आपका? आप इस फील्ड में आए हैं, क्या मोटिव रहेगा? देखिए, उनका तो है, लेकिन एक बात ये सही है कि बिजली और पानी उनका मंशूर में नहीं है। हाँ। वट एवर दे आर टेलिंग पीपल, आई थिंक दे हैव बीन टेलिंग इट फ्रॉम एजेस। हाँ। और मैं ये अपील करता हूँ हमेशा लोगों से कि आप उनका मंशूर पीछे देखें। उन्होंने अगर उस पर अमल किया है तो उनके जो मंशूर अभी कह रहे हैं, तो ये भी सोचे कि अगर उन्होंने पीछे अमल नहीं किया तो आगे भी अमल ना करेंगे। ये मेरी अपील है लोगों से कि बेवकूफ ना बने, आप उनको वोट दें जो आपके मसले समझते हैं, जो आप तक पहुंचे हैं और आपके यूथ की बात करते हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात करते हैं, आपके साथ जो पानी नहीं पहुंच रहा, पानी की पाइपें नहीं पहुंच रही, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल की प्रॉब्लम है, ऐसे बात करते हैं, उनको वोट दें, क्योंकि अल्टीमेटली वोट आपको आईने हिंद ने दिया है कि आपके मसले हल हो, ना कि आपको बेवकूफ बनाया जा सके। तो जमान साहब फिर से बता दें कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि पूरे जम्मू कश्मीर में हालात भी बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ से दावा किए जा रहे हैं कि हालात सामान्य हैं, और दूसरी जानब से आए रोज हम देख रहे हैं कि इनकाउंटर्स या बाकी चीज, इसको आप किस नजर से देखते हैं? See, a youth like me who has no political back is contesting as an independent from Kulgam. Now, what it tells you, ये तो सोचने की और समझने की बात है। हम बड़े मसलों पे बात नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद को ग्राउंड से जुड़ा समझते हैं, और ग्राउंड के मसले जो इंफ्रास्ट्रक्चरल मसले, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मसले हैं जो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से ज्यादा बदतर है, जहाँ पे एमआरआई की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पे डॉक्टर्स होते नहीं है। हमारी बिजली के बिल के मसले हैं, लोगों की एक बल्ब पे 12 लाख बिल है, हमारे वो मसले हैं। पानी की पाइपें बिछी हुई है लेकिन पानी नहीं है। तो ऐसे मसलों पे हम बात करते हैं, और हम यही बातें लेके लोगों के पास गए और उनसे इन्हीं बातों पे वोट मांगते हैं। तो काफी सारे जो बड़े नेता हैं, जो जिनके पास काफी सारे बड़े मुद्दे हैं, जिनको लोग भी बड़ी अहमियत मानते हैं, क्या आप इन छोटे छोटे मुद्दों को लेके क्या आप इलेक्शन जीत सकते हैं? अल्टीमेटली ये तो लोगों की सोच तक है। देखिए, हमको जो रेस्पॉन्स मिला है, लोग ये कहते हैं कि नहीं, मुद्दे तो हमारे यही हैं, जो हमारी बिजली के मुद्दे हैं, जो हमारी पानी के मुद्दे, हॉस्पिटल के मुद्दे। लेकिन ये है कि यहाँ पे एक ट्रेंड चली है जहाँ पे लोगों को जज्बातों में बहलाकर उनसे वोट लिए जाते हैं। आई थिंक जहाँ पे नौजवान आज जागरूक हो चुका है, इतना अवेयर हो चुका है कि नहीं, उसे अपने मसले पता है, और ये वो जानता है कि अगर उसके मसले हल हो जाए तो कौम के मसले भी हल हो सकते हैं। देखिए, ये यहाँ पे एक युवा नेता थे जमान साहब, जो कि हालांकि ये इंडिपेंडेंट यहाँ पे कैंडिडेट है, लेकिन इनका भी साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, लेकिन उनमें जो बेसिक फैसिलिटीज है वो उनकी अवेलेबिलिटी रखनी बाकी है। जिस तरीके से इन्होंने तज़किरा किया, चाहे वो सफाई के हवाले से या बाकी चीजें जो हॉस्टल में होनी चाहिए, या बाकी चीजें जो बिजली पानी बाकी चीजें। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे घाटी में जिस तरीके से अलायंस चला है, जो इंडिया अलायंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम और कांग्रेस के बीच में जो अलायंस चल रहा है, तो उस चीज को देख के यहाँ पे जो इलेक्शन में काफी सारे बड़े नेता देखने को मिल रहे हैं, काफी सारे नए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि रिसेंटली कल जो जम्मू में जो खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने पूरे सभा से जो है खिताब किया, तकरीर की कि वो इस इलेक्शन का हिस्सा बने। इसके बाद में अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे वो वारदे कश्मीर हो गए, जिसमें अलका लांबा के साथ में बाकी जो जितने भी बड़े एमपीज थे उनको लाया गया। इसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े नेता उमर अब्दुल्ला अभी हर एक क्षेत्र में जा रहे हैं, वो इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। और इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि इंजीनियर रशीद, जिसको हाल ही में जो तिहाड़ से जिसको रिहा किया गया, जिसको जमानत पर रिहा किया गया, वो भी इस इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, वो भी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और कुल मिला के ये जो इलेक्शन अभी चल रहा है पूरी जम्मू कश्मीर में, कहीं ना कहीं ये एक जो पारा है काफी हद तक बढ़ चुका है। लेकिन इस पे कहना कबलस वक्त होगा कि किसके सर पे सहरा होगा और कश्मीर के जो फ्यूचर है वो क्या हो सकता है। लेकिन जहां तक हम लोगों की बात करें, लोगों का भी मानना है कि जो उनके बिजली पानी या बाकी चीज, सबसे अहम मसला यहाँ पे जो है वो फ्रूट सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्योंकि किसान यहाँ पे काफी परेशान है। रिसेंटली जो वेदर की मार की वजह से वो परेशान है, या लोन की वजह से वो परेशान है। इसी तरीके से युवा जो रोज पर रोज यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, नौजवानों की जो बेरोजगारी है वो बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो नेता, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात करें या जो रीजनल पार्टीज है, जो बड़े बड़े नेता है, वो भी इन्हीं मुद्दों को लेके लोगों से अभी वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं जानना चाहूंगी जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो पूरे दमखम के साथ इस समय चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं, तो आखिर किस पार्टी का दबदबा जो है वो जनता की ओर बनता हुआ नजर आ रहा है? जनता आखिर किस पार्टी की ओर अपना इंटरेस्ट जो है वो दिखाती हुई नजर आ रही है, अगर बात की जाए?
देखिए इस पे कहना कबलस वक्त होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों का जो मूड है वो किस इसकी एक कहावत है कि ऊंट किस करवट बैठ सकती है। जी। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो है हवाइयां चल रही हैं। जिस तरीके से हमने पहले ही कहा कि अलायंस के तौर पे जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या सीपीआईएम का एक गठजोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन उसमें भी हमने देखा कई एक क्षेत्रों में उस पे भी वो सहमति नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर से हम कोशिश करेंगे यहाँ पे जो नेता जो जिससे हम अभी बात कर रहे थे, जमान साहब जी। यहाँ पे फिर एक एक मुद्दा उठा है कि लोगों का जो जिस तरीके से मैंने आपको कहावत में भी कहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन क्या लग रहा है आपको आने वाले समय में ओवरऑल इस जो पॉलिटिक्स को छोड़ के ओवरऑल जो अभी लोगों के सेंटिमेंटल है, लोगों के जो तवक्कात है, किस ओर बैठ सकते हैं? सी आई कांट टेल यू अबाउट दिस इलेक्शन, बट एक थिंग हमारे पास क्लियर है, जो हम यूथ से जुड़ रहे हैं, यूथ एक नई मूवमेंट, यूथ बेस्ड मूवमेंट चाहते हैं। वट एवर हैपन्स टू दिस अलायंस, इधर दे विन और लूज, बट यूथ आर रेडी टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जहां पे हम यूथ बैठकर खुद अपने मसले हल करें, क्योंकि हमको इन पे अब एतबार नहीं रहा। तो आपका मानना है कि जो मतलब सीपीआईएम या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के जितने अपने वर्कर्स है वो तो वोट डालेंगे, जो हमेशा से वोट डालते आएंगे, लेकिन इस बार जो मूड है वो नौजवान युवा का है। बिल्कुल मूड है, और बहुत ही बढ़िया मूड है, और यूथ ये समझ चुका है कि वट एवर पार्टीज, आई वोंट नेम एनी बडी, बट ये हुआ है कि यूथ को दबाया गया है, यूथ को इस्तेसाल किया गया है, और अंडर प्रेशर यूथ को गलत कामों में लगाया गया है, मिस डायरेक्शन दी गई है। यूथ ये समझता है कि नहीं, अभी मिस डायरेक्शन हम नहीं लेंगे, अब हम अपनी डायरेक्शन पकड़ेंगे और खुद अपने मसले आगे बढ़ाएंगे। देखिए इन्होंने बड़ा अच्छा मुद्दा यहाँ पे उठाया कि यूथ को लेके काफी सारे जो यूथ है जिनके मसाइल है, जो मैंने सबसे पहला जो बड़ा मुद्दा यहाँ पे है वो बेरोजगारी के हवाले से है, और बेरोजगारी यहाँ पे काफी बड़ा मुद्दा बन चुका है। और इस हवाले को, इस चीज को देख के यहाँ पे जिस तरीके से हमने जमान साहब से भी बात की, क्योंकि ये एडवोकेट यहाँ पे रह चुके हैं, काफी इसके पास एक्सपीरियंसड है और यूथ के साथ इनका उठना बैठना ज्यादा रहता है। जिस तरीके से इन्होंने भी तज़किरा किया कि जितने रीजनल पार्टीज है उनके अपने आंकड़े रहते हैं कि फलानी जगह से हमने इतने वोट लेने हैं, फलानी जगह से हमने इतने वोट लेने हैं, लेकिन जो यूथ का मूड है उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको अपना जो है मनपसंद लीडर चुनते हैं और उसको असेंबली में वो वहां पे बिठा सकते हैं। बिल्कुल अजहर, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से लगातार जो सरगर्मियां 370 की धारा को लेकर भी बनती हुई नजर आ रही है, तो क्या चुनाव में कोई बड़ा असर जो है वो 370 की धारा के हटने के बाद कुछ हो सकता है, या फिर जिस तरीके से जो लगातार विपक्षी पार्टियां हैं वो 370 के खिलाफ हैं, उसको दोबारा से वो लाना चाहती हैं, तो इसको लेकर किस तरीके के इस समय रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं? देखिए 2019 का जो एक हिस्टोरिकल जो फैसला लिया गया था कि ये आर्टिकल 370 को यहां से हटा दिया गया था, जिसमें 35 से आर्टिकल 370 को हटाया गया था, लेकिन उसके बाद में जो सिचुएशन यहां पे बनी, आपको ये मैं बता दूं कि यहां पे उसके बाद में जो है एक भी यहां पे बंद का आह्वान नहीं रहा, और उसके बाद में एक भी पत्थरबाजी, ये प्लस पॉइंट था 370 आर्टिकल 370 के हटने के बाद में। अब इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये देख सकते हैं कि यहां पे उसके बुरे मुज़र असरात देखने को मिले, यहाँ के रोजगार के हवाले से उस पर असर पड़ा। लेकिन जो अभी मुद्दे बन रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के जो मुद्दे बन रहे हैं, जिस तरीके से जो अलायंस भी बना है, उसमें सबसे पहले जो सरफहरिस्त जो लिखा गया कि आर्टिकल 370 को हम वापस लाएंगे, स्टेटहुड को हम वापस लाएंगे, और इसको लेके वो लोगों में जा रहे हैं और लोगों से वो इस चीज को लेके वोट मांग रहे हैं। ये रही आर्टिकल 3। अगर हम इंजीनियर रशीद की बात करें, जिसको हाल ही में तिहाड़ से जो जमानत पर रिहा किया गया, तो उसका भी ये मानना है कि अगर कोई भी पार्टी वो अलायंस के लिए तैयार है, जो भी आर्टिकल 370 या स्टेटहुड के हित में होगा, वो उससे जो है क्या नाम है इसका, वो उससे अलायंस करने के लिए तैयार है, अगर वो आर्टिकल 370 के हित में है। तो कुल मिला के जो मंत्री इसका मानना है, जो लीडरशिप का भी मानना है कि वो इस चीज को लेके जो सामने आ रहे हैं। तो जमान साहब फिर से आपसे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अहम सवाल उठा के आर्टिकल 370 के हवाले से, आप एक इंडिपेंडेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज का वाजिया तौर पे बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से इंजीनियर रशीद ने भी कहा कि मैं अलायंस के लिए तैयार है, जो भी पार्टी आर्टिकल 370 के हित में है, जो भी उसको वापसी लेने की बात कर रहे हैं, हम उसके साथ अलायंस के लिए तैयार है। आप इसको किस नजर से देखते हैं? See, being an advocate, being a student of Constitution, whatever has been decided by Supreme Court of India is done. But ये है कि even Constitution gives right to native people to protection of their native identity. So that is something different. But 370 is being used, has been used as an emotional issue to
misdirect the voters in Kashmir since ages. This is the reality. Regarding 370 being a native Kashmiri, I feel lost because these parties, if they had not made it an issue, it would have stayed. But because they made it an issue, because of that, 370 was done. And it is because of their deeds. We are being perjurated because of their deeds. And now they say that 370 will be restored, even after decision of Supreme Court. I don't know how can they. तो जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो फैसला लिया गया था वो एक ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक एक फैसला लिया गया था और उसको बदल नहीं सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन अब बकौल जमान साहब की ये बाकी रीजनल पार्टी जो बोल रहे हैं कि इसको वापसी ले आएंगे, ये फिलहाल वक्त ही कह सकता है कि असेंबली के बाद में क्या फैसला लेंगे। के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 18 सितंबर को जो है वो चुनाव का पहला चरण होगा और जिसको लेकर पूरे तरीके से मुस्तैदी जो है, सुरक्षा बलों की बात की जाए या फिर चुनावी पार्टियों की बात की जाए, सभी पूरे तरीके से तैयार हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।